हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेज पर। आज हम इस वीडियो में बोर्ड एग्ज़ाम 2025 की दृष्टि से यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्लिश मॉडल क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं। तकरीबन 14 इंग्लिश मॉडल क्वेश्चन पेपर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि बोर्ड एग्ज़ाम में आपका एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। तो आइए साथियों, बिना समय वेस्ट किए हुए इस क्वेश्चन पेपर को हम देख लेते हैं। इंटरफेस क्वेश्चन पेपर का आपको इसी प्रकार का देखने को मिलेगा और यह जो क्वेश्चन पेपर है 4 सेक्शंस में आपको देखने को मिलेगा। जो पार्ट ए होगा उसमें आपसे 20 MCQs पूछे जाएंगे और जिनके सही आंसर को आपको OMR पर अच्छे से फिलअप करना होगा। तो आइए देखते हैं हम पार्ट ए को। तो पार्ट ए के अंतर्गत एक अनसीन पैसेज आपको दिया जाएगा और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक इसी पैसेज से आपको आंसर फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए आपको निर्देश दिया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, यानी कि आ रहे गद्यांश को सावधानी पूर्वक पढ़िए एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर, और आंसर के रूप में सही विकल्प का चुनाव कीजिए। द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जो नीचे दिए गए प्रश्न हैं। तो आप चाहें तो इसे आसानी से पढ़ सकते हैं और उसके बाद ये इसका आप क्वेश्चन देखेंगे फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा है, द गंगा इज अ सिंबल ऑफ, यानी कि गंगा एक प्रतीक है। तो आपको पैसेज में पीछे जाना है, पहले क्वेश्चन को रीड करना है। अब क्वेश्चन में आप यहाँ देख लेंगे अ सिंबल ऑफ, तो जिसके आगे आप जैसे ही कोई भी चीज़ लिखी हुई पाएंगे तो आपका आंसर वहीं आपको देखने को मिल जाएगा। कीवर्ड बहुत अच्छे से आपको पकड़ने हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो आप जैसे ही इसे पढ़ते हुए चले आएंगे तो आप यहाँ देखेंगे ये लिखा हुआ है, देखिए सिंबल ऑफ, देखो ये लिखा हुआ है, ठीक है। सी हैज बीन अ सिंबल, यह एक प्रतीक रही है। कौन? गंगा। किसके? इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर, यानी कि भारतीय लंबे समय से या युगों से बने हुए कल्चर, यानी कि संस्कृति का, एंड सिविलाइजेशन, और सभ्यता का। तो आइए देखते हैं ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया है कि आपको। तो देखिए आप देख सकते हैं ये आपको दिया हुआ है। तो यहाँ हमारा जो ऑप्शन है सी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। किसका सिंबल है गंगा? इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। तो जो क्वेश्चन नंबर आपको फर्स्ट दिया जाएगा ना, वहाँ आपको सी ऑप्शन देगा, उसे आपको पूरा OMR पर ब्लैक कर देना है, ठीक है। ये ना करें गलती, कभी भी ये गलती ना करें आप, ठीक है। और जो ABCD 4 ऑप्शन देगा, तो हमारा सी ऑप्शन सही है, तो इसी को हमें ब्लैक पेन से पूरा क्या कर देना है, भर देना है गोले को, ठीक है भाई। और एक ऑप्शन में, यानी कि एक आंसर के लिए एक ऑप्शन ही आपको कलर करना है। उसके अलावा अगर इसे भी कर दें, इसे भी, तो ये गलत है, आपकी कॉपी में वो आंसर मेंशन नहीं होगा फिर, ठीक है। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द थिंग्स, यानी कि वे कौन कौन सी वस्तुएं हैं लव्ड बाय द ऑथर, जिसे लेखक के द्वारा पसंद किया जाता है या प्रेम किया जाता है, मेंशन्ड, जिनका जिक्र किया गया है, इन द गिवन पैसेज, यानी कि दिए गए पैसेज में। तो आपको ऑथर ये देख लेना है, जहाँ होगा आंसर मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो जैसे आप पढ़ते चलेंगे तो देखो ये लिखा हुआ है, सी रिमाइंड्स मी। अब ये मी किसके लिए आया है? तो आप कहेंगे सर ऑथर के लिए, ठीक है, ऑथर यानी कि लेखक के लिए।
तो सी रिमाइंड्स मी, गंगा मुझे याद दिलाती है, ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स, यानी कि बर्फ से ढकी हुई पीक्स, चोटियों की, एंड डीप वैलीज, और गहरी घाटियों की या वादी भी आप कह सकते हैं, ऑफ द हिमालयाज, किसकी, हिमालय की, विच आई हैव लव्ड, अब विच किसे, यानी कि स्नो कवर्ड पीक्स एंड डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज, इसके लिए ये रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है, जिन्हें क्या करता हूँ, आई हैव लव्ड, जिन्हें मैं अत्यधिक प्रेम करता हूँ। ठीक है भाई, तो आइए अब देखते हैं इसका आंसर। ऐसे ही आपको कनेक्ट करना है, तो देख सकते हैं आपको यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में ही देखने को मिला है, द स्नो कवर्ड पीक्स एंड डीप वैलीज ऑफ हिमालयाज। ठीक है भाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप कहेंगे सर ये नीचे वाला, तो देखिए यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन एज वेल एज से ये गलत हो जाएगा। अब गलत क्यों है, क्योंकि ये नीचे देखेंगे आप, तो यहाँ इसने पसंद करने की बात नहीं की है, बल्कि यहाँ ये कह रहा है कि जो मेरा जीवन है और जो मेरा कार्य है यहीं पर ढला है, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। आइए आगे देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है इसका, विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ विक्ट्री, यानी कि पैसेज के अंदर कौन सा शब्द है जो विलोम है किसका, विक्ट्री का। तो विक्ट्री माने आप जानते हैं विजय होती है। ठीक है भाई, क्या होती है, विजय। तो डिफीट माने हार होता है, पैसेज से ही हमें निकालना है पहले तो वैसे देखा जाए तो आपका आंसर तो यही हो जाएगा, ए ही आप ब्लैक करेंगे। ट्रिम्फ माने जीत होती है, तो ये तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, यानी कि मीन्स हो जाएगा। ओवरकम माने भी जीतना होता है, ये भी इसका मीन्स हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं ये दोनों अपने आप में क्या हैं, इसके सिनोनिम्स हैं। लेकिन हमारा आंसर क्या है, ये नहीं भूलना है आपको, हमारा आंसर हो चुका है डिफीट। अभी मैं बता दूंगा पैसेज में, लेकिन विक्ट्री का आपसे सिनोनिम्स पूछा जाता तो ट्रिम्फ हो जाता और ओवरकम हो जाता। अब मुझे आप बताओगे रूइन का सिनोनिम्स क्या होगा, बताओ रूइन का सिनोनिम्स क्या होगा। तो लिख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो डेस्ट्रॉय आप लिखेंगे, इसके लिए क्या लिखोगे, डेस्ट्रॉय। पूरी प्रिपरेशन होगी इन्हीं क्वेश्चन पेपर के माध्यम से, आप परेशान नहीं होंगे। ठीक है भाई, तो आइए डिफीट हाँ देखते हैं इसमें। तो जैसे जैसे आप इसे पढ़ते हुए चले आएंगे, तो देखो ट्रिम्फ ये लिखा हुआ है, विक्ट्री ये लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं ये लिखा है डिफीट्स। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर था हमारा सी, और दूसरे का था ए, और तीसरे का था हमारा फिर से क्या, ए। आगे आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक वही सही ऑप्शन आपको चुनकर OMR पर फिलअप करना है। तो क्वेश्चन है आपका, द बेल खाली जगह बिफोर दे रीच्ड, यानी कि उनके पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। कॉन्सेप्ट लिख लें, यहाँ से क्वेश्चन आपका मैं गलत नहीं होने दूंगा, जो आपसे पेपर पूछता है। तो देखो बिफोर आपको एक प्रीपोजिशन के रूप में भी देखने को मिलेगा, एक कंजंक्शन के। तो जब ये कंजंक्शन के रूप में देखने को मिले, तो पहले सेंटेंस को आपको पास्ट परफेक्ट में लिखना होता है। आप कहेंगे सर कैसे, तो हमें हेड के साथ थर्ड फॉर्म में लिखना होता है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होता है, और बाद वाले सेंटेंस में हमें सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना होता है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। ध्यान रखोगे इस चीज़ को। क्या कहा मैंने कि बिफोर, और बिफोर से पहले आपको हमेशा पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करना है, यानी कि हेड के साथ थर्ड फॉर्म, और बिफोर के बाद आपको क्या लिखना होगा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब उसने हमें बिफोर से पहले दिया है, तो बताओ क्या होगा जरा। रिंग्स हो नहीं सकता, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हेड रंग ये देखने को मिला है आपको, तो ये बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत है कमेंट में सेंड कीजिए, नहीं है ना, आगे चला जाए। आगे आपसे कह रहा है, ही स्लेप्ट खाली जगह अ ग्रीन ट्री, यानी कि वह एक हरे पेड़ के नीचे सोया। तो साथियों इसमें हमें प्रीपोजिशन लगाना है, तो आपका जो प्रीपोजिशन है वो आएगा अंडर। क्या आएगा, अंडर। ठीक है भाई, आइए अबाउट की मैं बात कर लेता हूँ आपसे, ये भी पूछा गया है आपसे। तो जब आपको वरीड देखने को मिले, वरीड के साथ आपको अबाउट का प्रयोग करना है। वरीड के साथ किसका प्रयोग करेंगे प्यारे साथियों, अबाउट का। ठीक है, इनकी बात करें तो ये किसी चीज़ के अंदर आपको बताएगा, विद इन के अंदर, यानी कि मैं इतने दिन के अंदर लौट आऊँगा।
तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका आंसर क्या होगा बताओ ज़रा। यानी कि आई एम वरीड, आई एम वरीड, खाली जगह इट। इसमें आप क्या लगाओगे, अंडर लगाओगे, अबाउट लगाओगे, इन लगाओगे या विद इन लगाओगे, बताओ ज़रा। तो आप कहेंगे सर वरीड के साथ हमें किसका प्रयोग करना है, अबाउट का। कोई दिक्कत तो नहीं है। आइए, इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं, एक वर्ड है आपके पास में प्राउड। पूछे जाने वाले शब्द हैं ये। प्राउड माने गर्व होता है साथियों। इसके अलावा एक वर्ड है आपके पास में मेड। क्या है, मेड। इन दोनों के साथ भी आपको प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, ऑफ का। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा आपके सामने, आई एम प्राउड ब्लैंक यू। बताओ क्या आएगा इसमें। तो आप कहेंगे सर प्राउड आया है, और प्राउड के साथ हमें किसका प्रयोग करना है, ऑफ का। पार्टिसिपेट करते रहेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा एक वर्ड और है आपसे जो पूछा गया है, प्रिवेंट। ठीक है भाई, प्रिवेंट हो गया या प्रोहिबिटेड हो गया, प्रिवेंट या प्रोहिबिटेड। इनके साथ आपको फ्रॉम का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करेंगे, फ्रॉम का। किसके साथ, प्रिवेंट के साथ और प्रोहिबिटेड के साथ। और एक वर्ड और लिख लेना आप, सफ़र। ये पूछा भी गया है आपसे, सफ़र के साथ भी आप किसका प्रयोग करेंगे, फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। ठीक है भाई। आइए, इसके अलावा एक वर्ड है आपके पास में, ट्रू। ठीक है भाई, ट्रू के साथ आपको हमेशा प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करेंगे, टू का। 2024 में यहाँ से पूछा गया है। तो ये प्रीपोजिशन है, आपको अच्छे से तैयार करने हैं। अगले क्वेश्चन पेपर में जब मैं आपसे पूछूंगा तो आपके आंसर फटाफट फटाफट आने चाहिए। तो यहाँ हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा साथियों, ए ऑप्शन। ठीक है, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द राइट अरेंजमेंट। यानी आपको एक सेंटेंस दिया है, जिसे आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस में सही ऑप्शन के रूप में चुनना है। तो आइए देखते हैं। आपका सेंटेंस है, लव्स माय टू शेयर टॉयज ब्रदर हिज। तो साथियों सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढना है। तो आइए चारों ऑप्शंस को हम देखते हैं। तो देखिए, माय टॉयस, ये ऑप्शन आपका पहले से ही गलत है, क्योंकि माय टॉयस प्लूरल है तो उसके साथ आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये आपके ऑप्शन से हो जाएगा क्या, एलिमिनेट। हमेशा सही ऑप्शन की तरफ ना जाएं, क्योंकि क्लोज क्वेश्चन होगा तो वहाँ आपसे गलती हो सकती है। इसीलिए आपको क्या करना है, सभी ऑप्शंस को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि हमें बोर्ड एग्जाम में एक भी आंसर को गलत नहीं करना है। अभी कह रहा है, ब्रदर लव्स हिज टॉयस टू माई शेयर। तो ये शेयर एक वर्ब है, जिस वजह से ये इन्फिनेटिव में लिखी जाएगी, यानी कि 2 + D1 में। तो इस वजह से ये गलत होगा, यहाँ लिखनी थी। ठीक है, आगे आपसे कह रहा है टू शेयर। चलो इन्फिनेटिव हम सब्जेक्ट मान लेते हैं, तो इसके बाद वर्ब आनी चाहिए, वर्ब है नहीं, तो ये भी ऑप्शन से गया। तो राइट ऑप्शन आपके पास क्या बचा, तो आप कहेंगे सर हमारे पास बचा सी, यानी कि माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयस। मेरा भाई अपने खिलौनों को साझा करना पसंद करता है। कोई दिक्कत है तो बताओ ज़रा मुझे, नहीं है ना। ठीक, टॉप क्वालिटी के क्वेश्चंस आपके समझ रखे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। यानी कि नीचे जो आपको शब्द दिए गए हैं, इनमें से कौन सा एक शब्द मिस स्पेल्ड है। ये एक अच्छी पहल है बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि आप एयरफोर्स जैसे एग्जाम की भी प्रिपरेशन करते हैं, लो है बिल्कुल, वहाँ भी आपसे मिस स्पेल्ड पूछा जाता है। तो बात करें एक्सेप्ट, एक्सेप्ट माने स्वीकार करना होता है, स्पेलिंग बिल्कुल सही है। ठीक है साथियों, ACCEPT, इसमें कोई गलती नहीं है। अगला है आपके पास में एक्सेप्ट, इसका मतलब होता है के सिवाय, ये भी अपने आप में सही है। ठीक है, और अगला है एस्पेक्ट। एस्पेक्ट माने आप जानते हैं किसी की उम्मीद करना, तो स्पेलिंग ये गलत है। और एस्पेक्ट ये लिखा है ना, एस्पेक्ट माने होता है पहलू, तो ये भी आपकी सही है। तो गलत क्या है, आप कहेंगे सर फिर से हमारी सी गलत है। तो इसकी सही स्पेलिंग क्या होगी आपकी, एक्सपेक्ट, यही होती है ना, एस्पेक्ट। एस्पेक्ट माने क्या होता है, उम्मीद करना।
ठीक है। और एस्पेक्ट माने आप जानते हैं ये वाली तो पहलू होता है, क्या होता है, पहलू, ठीक है। अब एक छोटी सी बात और ध्यान रखेंगे, जैसे आपके सामने बिलीव दे दे, वो क्या दे दे, बिलीव, ठीक है। एक दे दी मान के चलिए उसने रिसीव, तो यहाँ में कन्फ्यूजन होती है, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर हमारा सी एक लेटर है तो इसके बाद हमें हमेशा ई आई लिखना होगा। क्या लिखना होगा, ई आई। सी के बाद हमें ई आई लिखना है। इसके अलावा और कोई भी वर्ड है, सॉरी कोई भी लेटर है बी को छोड़कर, तो उसके बाद हमें हमेशा आई ई लिखना है। जहाँ से लगातार आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। बिलीव की स्पेलिंग को ही वो गलत लिख देता है बी ई एल ई आई वी ई। बताओ ये सही है या गलत है, तो आप कहेंगे सर गलत है, क्योंकि सी होता तब तो हम ई आई लिख देते, लेकिन अगर सी नहीं है तो फिर हमें क्या लिखना होगा, आई ई, ठीक है भाई। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ ज़रा मुझे, नहीं है ना, तो ये ध्यान रखना है। जैसे मैंने एक और लिखा आपके सामने अचीव, बताओ ये सही लिखा है कि गलत लिखा है, तो आप कहेंगे सर फिर गलत है, क्यों, क्योंकि यहाँ सी नहीं है, सी होता तो हम क्या लिखते, ई आई। अब यहाँ क्या है, एच, तो इसीलिए हमें क्या लिखना होगा, आई ई। तो स्पेलिंग क्या होगी आपकी, अचीव। एक भी आपका वर्ड मैं गलत जाने नहीं दूंगा, ये क्लियरिटी है, ठीक है भाई। आगे देखिए, आगे आपसे कह रहा है फिल इन द गैप विद अ सुइटेबल प्रीपोजिशन। एक उपयुक्त प्रीपोजिशन के साथ जो गैप दिया है उस गैप को आपको फिलअप करना है। तो इसमें आपको प्रपोजिशन दिए हैं, वी आर प्राउड खाली जगह अवर कल्चर, यानी कि हमें अपने कल्चर अपनी संस्कृति पर गर्व है। इनका कोई ऑप्शन है नहीं, तो प्राउड के साथ मेड के साथ आपने क्या पढ़ा है, तो आप कहेंगे सर ऑफ, तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। फ्रॉम का प्रयोग किस लिए कर रहे थे बताओ जरा, तो आपने कहा सर प्रिवेंट के साथ, प्रिवेंट के अलावा प्रोहिबिट के साथ, और अगला वर्ड हमने पढ़ा था सफ़र, ठीक है भाई। इनके साथ हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, फ्रॉम का। टू की बात करें तो बताओ जरा, तो आप कहेंगे सर टू का हमने ट्रू के साथ किया था, किसके साथ, ट्रू के साथ, ठीक है भाई। आइए आगे देखते हैं, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 10 तक आपको बुक से ही किसी चैप्टर से एक पैराग्राफ को उठा लिया जाएगा और उसी के आधार पर आपको OMR पर सही विकल्प को फिलअप करना है। तो साथियों ये देख सकते हैं वल्ली अम्मई चैप्टर है, आपने पढ़ा होगा मैडम राइट्स द बस, ठीक है, तो उसी से है। तो आइए इसके फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। तो ये कह रहा है आपसे द टाउन वॉज खाली जगह फ्रॉम बल्लीज विलेज, यानी कि जो कस्बा है वो बल्ली के गांव से था। अब क्या था, आइए हम देख लेते हैं, यहाँ पढ़ेंगे तुरंत आपको मिल जाएगा। पहले क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है, परेशान नहीं होंगे। तो देखो ये लिखा हुआ है द टाउन वॉज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज, ठीक है भाई। तो कितना हो जाएगा बताओ जरा मुझे, तो आप कहेंगे सर 6, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसमें, सी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द फेयर ऑफ द बस वॉज 1 वे, यानी कि बस का किराया एक तरफ से कितना था, ये बताना है आपको। तो आइए देखते हैं, कीवर्ड पकड़ लेने हैं आपको, आसानी से आप आंसर मेंशन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है द फेयर वॉज कितना था, 30 पैसे ऑफ 1 वे, ये तो लिखा है ना, आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है देखो। तो आपका आंसर सही क्या हो जाएगा बताओ, तो आप कहेंगे सर 30 पैसे। तो ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर। कौन सा राइट आंसर है बताओ जरा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है भाई। आइए आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 11 और 12 और 13 आपके बुक से ही पूछे जाएंगे, उनके आंसर आपको बताना है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 11, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, जो लोकतांत्रिक चुनाव वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में आयोजित हुए थे, इन कब हुए थे, एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन, और मंडेला एक नए राष्ट्र के प्रथम अश्वेत
राष्ट्रपति बने? तो आपको पता है 10 मई 1994। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है मंडेला फर्स्ट क्या बने थे, यानी कि फर्स्ट ब्लैक क्या बने थे? सही आंसर आप कमेंट कीजिएगा। तो आप कहेंगे सर क्या? प्रेसिडेंट। पूछा गया है इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे। और बताओ, द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में सबसे पहले शपथ किसने ली थी? क्या कहा मैंने? द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में सबसे पहले शपथ किसने ली? बताओ जरा। आगे देखिए। लेंचो wrote a letter to God asking for a खाली जगह पी जॉर्ज। तो कितने पी जॉर्ज उसने मांगे थे लेंचो ने? 1000, 100, 50 या 60? तो आपने कहा सर 100। कितने मांगे थे? 100 पी जॉर्ज। अच्छा, उसके पास कितने प्राप्त हुए थे ये आप बताओगे? कितने प्राप्त किए थे लेंचो ने? और एक क्वेश्चन और, जो पोस्ट मास्टर था वो था खाली जगह एमिएबल फ्रेंड, ठीक है? फैट था, थिक था, ये मुझे बताओगे। अगला क्वेश्चन, वल्ली वॉज खाली जगह ईयर ओल्ड गर्ल। वल्ली कितने वर्ष की बालिका थी ये आपको बताना है। 10 की थी, 7 की थी, 8 की थी या 20? तो आप लोगों ने पढ़ा था वह 8 साल की बच्ची थी। तो सी ऑप्शन इसमें आपका फिर एक बार सही हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? आगे देखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन और आप मुझे बताओगे कि लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को क्या कहा था? लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय थे, कर्मचारियों ने क्या कहा था? अब ये पोइट्री पर आपका वेस्ट है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 14 और 15 आपको पोइट्री से पूछे गए हैं। तो पहले आप इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ेंगे, उद्धरण को, उसके आधार पर ही आपको आंसर देने हैं। तो पहले पोयम पहचान लो कौन सी है। तो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं इस संसार का अंत आग से होगा। सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं बर्फ में होगा। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। लेकिन जो कुछ भी मैंने जो इच्छा है उसका अनुभव किया है, टेस्टेड का मतलब चखा यानी कि अनुभव किया है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो मैं उन लोगों का समर्थन करता हूँ जो आग के पक्ष में हैं। तो यहाँ एक वर्ड लिखा है डिजायर, इसके साथ भी आप फिक्स प्रपोजिशन ध्यान रखेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? डिजायर के साथ फॉर का। पूछा गया है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो पोयम का नाम है फायर एंड आइस, एक सिंबॉलिक पोयम है। यहाँ आप जानते हैं फायर का मतलब क्या है, बताओगे जरा मुझे? तो आप कहेंगे सर डिजायर। क्या है? डिजायर। आपसे पूछा जाएगा फायर कैसे रिप्रेजेंट करती है, तो आप कहोगे डिजायर को। और आपसे पूछा जाए आइस की, तो आइस जो है हेट को सिम्बोलाइज करती है। ठीक है भाई, फायर किसका प्रतीक है? डिजायर का। और आइस किसका प्रतीक है? हेट का, यानी कि घृणा का। तो आपसे पूछा है पहले क्वेश्चन में, हु इज द पोइट ऑफ द पोयम फायर एंड आइस। पोयम का नाम क्या है इसका? फायर एंड आइस है। तो इसके पोइट आपको बताने हैं। का लेस्ली हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, कैरोलिम हैं या रॉबिन क्लेन हैं? तो आप कहेंगे सर रॉबर्ट फ्रॉस्ट। एक क्वेश्चन और आप बताओगे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक और पोयम है जो आपने 10th में ही पढ़ी है, उस पोयम का नाम क्या है? इतना और कमेंट में सेंड कर दें। एक्टिविटी बराबर चलती रहेगी आप लोगों की। वॉट डज द पोइट कंपेयर फायर विद, यानी कि फायर का जो कंपैरिजन है पोइट किससे करता है? तो बतानी है आपको। एक मिनट भाई, ये क्या हो गया? चलो ठीक है। तो मैंने क्या कहा? सिंबॉलिक पोयम है, तो फायर का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? डिजायर। अगर आपसे पूछता आइस का, तो फिर क्या कहते हैं आप? तो आपको कहना होता है इसके लिए हेट्रेड का। क्लियर है ना? क्वेश्चन यहाँ से फंसेंगे, मैं आपसे कह रहा हूँ, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा। आइए सप्लीमेंट्री की तरफ आप चल चुके हैं। यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक सप्लीमेंट्री से ही पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, मिसेज पंफ्रे वॉज ए। मिसेज पंफ्रे एक थी। ऑप्शन फर्स्ट है पुअर लेडी, सेल्फिश लेडी, रिच लेडी या जेंटल लेडी? तो आप कहोगे सर रिच लेडी थी।
अब बताओगे जरा मुझे मिसेज पंफ्रे ट्रिकी की क्या थी? ऑप्शन ए लैंड लेडी या मिस्ट्रेस, बताओ जरा। तो आप कहोगे ट्रिकी की क्या थी? मिसेज पंफ्रे। तो आपका आंसर होना चाहिए मिस्ट्रेस। क्या थी? मिस्ट्रेस थी। ठीक है भाई। और ट्रिकी कौन था ये बताओ मुझे। हु वॉज ट्रिकी? ट्रिकी कौन था? तो आप कहोगे ट्रिकी वॉज अ डॉग। क्या था? एक डॉग था। ठीक है भाई। और अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी का जो राइटर है वो कौन है? तो आपका आंसर होना चाहिए जेम्स हैरियॉर्ट। ठीक है, जेम्स हैरियॉर्ट। और जो जेम्स हैरियॉर्ट हैं वो एक वेटरनरी सर्जन हैं। ठीक है भाई। ये आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आगे देखिए, व्हाट डिड हरी सिंह वांट फ्रॉम अनिल? यानी कि हरी सिंह अनिल से क्या चाहता था? वर्क चाहता था, मनी चाहता था, ईटेबल्स चाहता था या होम चाहता था? तो आप सभी ने पढ़ा है ये वर्क यानी कि कार्य चाहता था। ठीक है भाई। और अनिल इस चैप्टर में क्या है? तो आपको पता होना चाहिए एक राइटर है, लेखक है। ठीक है भाई। आपसे पूछा जाएगा कि इस चैप्टर के अंदर लेखक कौन है? तो आपको ध्यान रखना है अनिल हो जाएगा। इसकी आयु जो है वो कितनी वर्ष का है? 25 वर्ष का। जब हरी सिंह अनिल से मिलता है और अनिल क्या कर रहा होता है? रेसलिंग मैच देख रहा होता है। हरी सिंह के बारे में पूछा जाए आपसे तो आप कहोगे ये एक 15 वर्ष का एक अनुभवी और काफ़ी सफल क्या था? तो आप कहेंगे सर अ थीफ, एक चोर था। ठीक है भाई। और इस द थीफ्स स्टोरी के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे रस्किन बॉन्ड। आगे देखिए, वॉट टाइप ऑफ मैन वॉज ग्रिफिन? ग्रिफिन किस प्रकार का व्यक्ति था? लॉलेस पर्सन, बी ऑप्शन ब्रिलियंट साइंटिस्ट, सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी, और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो इसमें आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यानी कि ब्रिलियंट साइंटिस्ट के साथ साथ ग्रिफिन एक लॉलेस पर्सन था। आप बताओगे जरा मुझे, जो आइपिंग नामक गांव में ये गया था वहाँ कहाँ ठहरा था? ये आइपिंग में कहाँ ठहरा था? ऑप्शन अ होटल, अ रेस्टोरेंट। तो आपका आंसर होना चाहिए सर एन। कहाँ ठहरा था ये? एक सराय में ठहरा था। इन माने क्या होता है? सराय। ये आप ध्यान रखेंगे भाई। ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको कवर करवाता रहूँगा बिल्कुल। आगे देखिए, व्हाट डिड एब्राइट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड? यानी बचपन में जो एब्राइट थे, रिचर्ड एच एब्राइट, वो क्या एकत्रित करते थे? रॉक्स है, बटरफ्लाइज है, कॉइन्स हैं, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसमें ये सभी थे। इन सभी चीज़ों को ही वो बचपन में एकत्रित करते थे। ठीक है भाई। रिचर्ड एच एब्राइट। तो चैप्टर का नाम क्या है? द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। तो इसके राइटर का नाम आप मुझे बताएंगे। मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट का राइटर कौन है? किसने इस चैप्टर को लिखा है? ऑथर का नाम आप मुझे बताओगे। ठीक है भाई। इसका ऑथर कौन है? अब 2-3 क्वेश्चन यहाँ ध्यान से सुनिएगा। इनका जो पालन पोषण हुआ था रीडिंग में हुआ था। ठीक है भाई। रीडिंग पेंसिल्वेनिया करके जगह थी, रीडिंग पेंसिल्वेनिया। ठीक है, नॉर्थ रीडिंग पेंसिल्वेनिया। और इनकी माँ ने इन्हें एक किताब दी थी और उस किताब का नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। ये ध्यान रखेंगे, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। ये इनकी माँ ने इन्हें इस टाइटल पर किताब दी थी। ठीक है भाई। आगे देखिए, व्हाट वाज भोलीज रियल नेम? भोली का वास्तविक नाम क्या था? प्रिया था, गीता था, सुलेखा था या सीता था? तो आप सभी लोगों ने पता है सुलेखा इसका वास्तविक नाम था। अब मुझे बताओगे रामलाल, जो नंबरदार रामलाल था, रामलाल, इनके कितने पुत्र पुत्रियां थीं? तो आप कहेंगे 4 डॉटर्स थीं। ठीक है भाई। 4 डॉटर्स थीं और 3 सन्स थे। पूछा गया क्वेश्चन है इसीलिए आप ध्यान रखोगे। जो रामलाल की सबसे बड़ी पुत्री थी उसका नाम क्या था? ये मुझे कमेंट में बताओगे। क्या राधा था? बताओ जरा। एक्टिविटी होती रहनी चाहिए आप लोगों की। आइए पार्ट बी की तरफ हम चलते हैं और इसमें आपको इस पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़ना है और उसके बाद आपको अपने आंसर मेंशन करने हैं। तो आइए देखते हैं। पढ़ सकते हैं आप चाहें तो।
तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड वी डू टू गेट सक्सेस इन लाइफ। जीवन में सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन ये है, सक्सेस का आप अपोजिट वर्ड बताओगे मुझे, अपोजिट, या फिर मैं बात करूं एंटोनियम। देखें आंसर आपका ये सही है क्या। मिलाते रहें, तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। इन प्रैक्टिस सेट को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो ठीक है भाई। तो आंसर जब भी आप बनाएं तो यहाँ आप देख लें सबसे पहले कि आपको क्या दिया है कीवर्ड क्वेश्चन में, टू गेट सक्सेस इन लाइफ, ये वर्ड देख लेते हैं। आइए देखें कहीं मिल जाए तो हमें। तो शुरू में लिखा हुआ है, टू ट्राई इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लैडर ऑफ सक्सेस, यानी कि सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए सबसे पहले हमें प्रयास करना है। किस चीज़ का, इफ़ यू डू नॉट ट्राई, यदि आप प्रयास नहीं करते हैं, यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल, तो आप सफल नहीं हो सकते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे साथियों, यहीं से हम आंसर लिखेंगे पहला, और उसके बाद यू की जगह पर कभी भी आए तो वी का प्रयोग आपको करना है। तो आपका आंसर ये बन के तैयार हो गया पहला। ठीक है भाई, पहले क्वेश्चन का आंसर, टू ट्राई इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लैडर ऑफ सक्सेस। ठीक है, और इफ़ वी डू नॉट ट्राई वी कैन नॉट बी सक्सेसफुल। ठीक है भाई, यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है डिलीजेंट, एक अच्छा वर्ड है, और डिलीजेंट का मतलब होता है साथियों, आप सभी जानते होंगे, कठिन परिश्रमी। क्या होता है, कठिन परिश्रमी होता है। तो इसका सिनोनिम्स आप मुझे बताओगे, क्या हार्ड वर्किंग हो जाएगा या लेबोरियस, क्या हो जाएगा, लेबोरियस। ठीक है, लेबोरियस और हार्ड वर्किंग दोनों हो जाएंगे। आगे देखिए, व्हाट टाइप ऑफ मैन व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डिड द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लीड। यहाँ कीवर्ड पकड़ लें आप सीधा, द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लीड। आइए देखते हैं, तो देखो यहाँ लिखा हुआ है, ऑल द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लेड वेरी डिलीजेंट लाइव्स। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। थोड़ा सा और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, एंड दे डिड नॉट वेस्ट इवन अ मिनट, ये आपका हो जाएगा आंसर। नहीं तो पहला ही लिख दें बस, वह सही है, ऑल द ग्रेट मैन। ठीक है, यहाँ से भी। अगला है, हु इज बाउंड टू रीप द रिवार्ड ऑफ हिज एफर्ट्स, यानी कि अपने जो प्रयास हैं, उन अपने प्रयासों के जो पुरस्कार हैं, उन्हें रीप टू बाउंड, काटने का कौन बंधा होता है। तो आइए देखते हैं, जैसे आप आएंगे तो आप देखेंगे ये लिखा हुआ है, ये लिखा है, देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ से लिख देंगे, वन हु वर्क्स इज बाउंड टू रीप द रिवार्ड्स ऑफ वंस एफर्ट्स। ये आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे देखिए, आगे कह रहा है, फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स डेस्ट्रॉय। डेस्ट्रॉय का आपको मीन्स बताना है। तो डेस्ट्रॉय मैंने क्या बताया था, मैंने आपको विनाश करना। तो यहाँ कहीं दिया होगा, आप देखिएगा ध्यान से, पैसेज में मिल जाए तो सही है, नहीं तो मैंने आपको लिखाया ही था। क्या लिखाया था, तो आप कहेंगे सर रूइन। ठीक है भाई, ये हुआ आपका पार्ट बी में पहला क्वेश्चन क्लियर। अब देखते हैं इसमें राइटिंग में, देखिए दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके, एक लेटर है, एक एप्लीकेशन है। तो पहला है, राइट अ लेटर टू योर फादर डिमांडिंग मनी टू परचेज योर बुक्स, यानी कि आपको अपने पिताजी को किताबें खरीदने के लिए निवेदन करते हुए कुछ धन मांगना है। और दूसरा है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट यू 5 days लीव टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज, यानी कि आपको अपनी बहन की जो शादी है अटेंड करने के लिए 5 दिन का अवकाश प्रदान करने के लिए अपने प्रधानाचार्य जी को एक एप्लीकेशन, प्रार्थना पत्र लिखना है। तो देखो, पहले को ही कितने बार लगातार पूछा गया है, ये क्वेश्चन ही है आपका, और बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ मैंने रखी हैं। तो देखिए, लेटर जब आप लिखेंगे तो सबसे पहले आपको लिखना होगा अपना सेंड्रस एड्रेस, यानी कि भेजने वाले का पता। तो जैसे यहाँ लिखा है 242 वीरनगर, आप इमेजिनरी में कुछ भी लिख सकते हैं, आवास विकास कॉलोनी, ठीक है, गांधीनगर, कुछ भी आप लिख सकते हैं। और ये लिखा है यहाँ मेरठ, आप जो भी लिख सकते हैं, आगरा, दिल्ली, जहाँ के भी हैं आप, गाजियाबाद, ठीक है भाई, जौनपुर। उसके बाद आपको डेट मेंशन करनी है। आज जैसे मान के चलिए कुछ भी डेट है तो उस डेट को आप यहाँ मेंशन कर देंगे। जैसे आपने कहा 7th, ठीक है भाई, मार्च और 2025, ऐसे आप डेट मेंशन करेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे
रेस्पेक्टेड पापा, ठीक है, डैड भी आप लिख सकते हैं। और उसके बाद आप लिखेंगे नीचे आई एम क्वाइट वेल हियर, यानी कि मैं यहाँ बहुत ही स्वस्थ हूँ या अच्छा हूँ। एंड होप, और मैं उम्मीद करता हूँ, यू विल आल्सो बी हैप्पी, कि आप भी खुश होंगे। माई स्टडीज आर गोइंग ऑन वेल, जो मेरा अध्ययन है वो बहुत अच्छा चल रहा है। माई एनुअल एग्जामिनेशंस आर एट हैंड, और जो मेरे वार्षिक एग्जाम्स होने हैं या वार्षिक परीक्षाएं होनी हैं वो बिल्कुल उपलब्ध हैं। आई एम इन नीड ऑफ 1500, और मुझे 1500 रुपये की आवश्यकता है। एज, क्योंकि आई हैव टू पे माई कॉलेज फीस, क्योंकि मुझे अपने कॉलेज की फ़ीस को अदा करना है। एंड मेक अदर पेमेंट्स, और इसके अलावा अन्य भी जो पेमेंट हैं, भुगतान हैं, वो भी करने हैं। आई हैव टू परचेज सम बुक्स आल्सो, मुझे कुछ और किताबें भी खरीदनी हैं। काइंडली सेंड अ सम ऑफ 15,000 रुपीज़ वाई एम ओ एट योर अर्लीस्ट, ठीक है। और आगे लिख देंगे कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू मदर एंड लव टू नीतू, और नीचे आप लिख देंगे सिग्नेचर में योर लविंग सन, ठीक है भाई। आगे देखिए, अब जो दूसरा था आपका प्रिंसिपल के लिए, ये भी देख सकते हैं लगातार आपसे पूछा गया है, तो ये तो आपको बहुत आसानी से आता ही होगा। सबसे पहले आप लिखेंगे टू, यानी कि सेवा में। आगे द प्रिंसिपल, यानी कि प्रधानाचार्य जी। विद्यालय का नाम आप लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट, तो यहाँ लिखा है ग्रांट फॉर लीव, तो क्या लिखेंगे आप? सैल्यूटेशन में आप लिखेंगे सर, यानी कि श्रीमान जी। रेस्पेक्टफुली आई हैव टू से, यानी कि सविनय निवेदन के साथ मुझे कहना है दैट माई कजन्स मैरिज इज टू टेक प्लेस ऑन द कमिंग 12th अगस्त एट भोपाल, यानी कि माई कजन्स मैरिज, जो मेरी चचेरी बहन की शादी है, इज टू टेक प्लेस, वह संपन्न होगी ऑन द कमिंग 12th अगस्त एट भोपाल, कहाँ? 12 अगस्त को भोपाल में, जो आने वाली 12 तारीख है उसी में, ठीक है। आई हैव टू अटेंड द मैरिज, मुझे उस विवाह को अटेंड करना है। एज, क्योंकि माई फादर इज नॉट इन अ पोजिशन टू डू सो, क्योंकि जो मेरे पिताजी हैं वो ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि वो शादी को अटेंड कर सकें। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days फ्रॉम 11th to 13th अगस्त, कृपया मुझे 11 अगस्त से 13 अगस्त तक का अवकाश प्रदान करें। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइड, मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा। योर्स ओबीडियंटली XYZ, और डेट इसी प्रकार से आप मेंशन कर देंगे, ठीक है भाई। आइए आगे देखते हैं। ये रिपोर्ट है और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है, और जो है आपकी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन पर, ठीक है भाई। इसमें हेडिंग दी है, इन हेडिंग्स पर आपको लिखना है, लेकिन रिपोर्ट है तो इसी प्रकार से लिखी जाएगी, ठीक है। ऐसे लिखेंगे आप बड़े बड़े अक्षरों में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, और इधर को आप लिख देंगे YXYZ। आप स्क्रीनशॉट ले लें, काफ़ी आसान है, आसानी से आप तैयार भी कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा चला जाएगा, ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाता है साथियों, ठीक है। आइए, बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ मैंने रखी हैं। यहाँ है आपका आर्टिकल एक, इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज, यानी कि जो नियमित व्यायाम है उसके महत्व के बारे में बताया है आपको। चलो बताओ इम्पोर्टेंस का सिनोनिम्स, तो आप लिख देना सिग्निफिकेंस, क्या लिख दोगे? सिग्निफिकेंस या एसेंशियल। ये है आपकी रिपोर्ट, ठीक है भाई। आराम से आप इसे तैयार करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ों को मैंने आपके लिए कवर किया है, और अंत में एक फीडबैक आप अवश्य देंगे अपना। अब देखते हैं साथियों इसमें ग्रामर। ग्रामर में जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके अंदर 2-2 अंक के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका इनडायरेक्ट स्पीच से, तो इनडायरेक्ट में इसे आपको बदलना है। क्वेश्चन है माय ब्रदर सेड टू मी, मेरे भाई ने मुझसे कहा वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तो रिपोर्टेड स्पीच जब आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर आधारित है, तो आपको ध्यान रखना है सैड हो या सैड टू, क्या हो साथियों,
सैड या सैड टू, इसे आपको बदलना होगा आस्क्ड में। इतना मैं उम्मीद करता हूँ आप जानते हैं। अब मान के चलिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज को आपको हटाना है, कनेक्टिंग वर्ड लगाना है। ये आप ध्यान रखेंगे 66, 99 ऐसे याद रखें, ठीक है, क्योंकि पंचुएशन के 2 नंबर सीधे आपको मिलेंगे। अगर WH वर्ड से आपका सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो इसी को आप कनेक्टिंग वर्ड के रूप में लिख देंगे। WH वर्ड जैसे कि वेयर, व्हाई, हाउ, हु, ठीक है। और उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप असर्टिव में बदलेंगे। तो असर्टिव में सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड लास्ट में आपको लगाना होता है फुल स्टॉप। अब मान के चलिए WH वर्ड से प्रारंभ नहीं हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर इफ का प्रयोग कर देना है और आने वाले सेंटेंस को फिर आप असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे। आओ तो बनाते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे माय ब्रदर, ठीक है भाई। उसके बाद सेड टू को आप बदल देंगे आस्क्ड में, कोई दिक्कत है। आगे आप लिख देंगे मी, ठीक है। और यहाँ WH वर्ड की जगह पर आपको लिख देना है वेयर। अब यू मी से चेंज करेंगे। अब ये सब्जेक्टिव केस है तो आपको सब्जेक्टिव केस लिखना होगा मी का आई। AJMR वॉज वर्ब में चला जाता है तो आई के अकॉर्डिंग आप लिख देंगे वॉज और आगे आप लिख देंगे गोइंग और फुल स्टॉप। ये हो गया आपका क्या, इनडायरेक्ट स्पीच। अब एक हेल्पिंग वर्ब वाला मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैंने कहा ही शेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थ्रू, आर यू अ फूल। तो आप देख सकते हैं ये भी क्या है, इंट्रोगेटिव है। क्यों, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, क्वेश्चन मार्क पर समाप्त हुआ है, ये आप जानते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे ही, सेड टू को आप बदल देंगे आस्क्ड में, आगे आप लिखेंगे मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर आप लिख देंगे इफ। क्यों, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हुआ है। अब असर्टिव में बदलेंगे, यू को मी से बदलिए तो आई हो जाएगा साथियों। AJMR का फिर वॉज हो जाएगा आई के अकॉर्डिंग और आगे आप लिख देंगे अ फूल। कोई दिक्कत है तो बताओ, एक मैराथन लाऊंगा उसमें और कंप्लीट आपको करवा दी जाएंगी। आगे देखिए, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, यानी कि जो सेंटेंस आपको दिया है इसे पैसिव वॉइस में बदलना है। तो आप जानते हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की आपको हेल्पिंग वर्ब लेनी होगी, है, यानी कि आई के साथ एम, बहुवचन के साथ आर और एक वचन के साथ एज। तो आइए बनाते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे द पुअर, ठीक है भाई। अब पुअर, यहाँ जैसे ही एडजेक्टिव से पहले आप आर्टिकल द लगा देते हैं तो ये प्लूरल हो जाता है साथियों। अब ये पूरे गरीब लोग जितने भी संसार के अंदर हैं उस पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको यहाँ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेनी है क्योंकि ये B5 है, आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो आप लिख देंगे आर। ऑलवेज को आप हेल्पिंग वर्ब के बाद लिख देंगे, ठीक है भाई, ऑलवेज। उसके बाद हेल्प की थर्ड फॉर्म आप लिखेंगे तो हो जाएगा हेल्प्ड और फिर उसके बाद आपको लगाना है प्रीपोजिशन वाई। अब ही दिया है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस आप जानते हैं किसका प्रयोग करेंगे आप, हिम का। तो द पुअर आर ऑलवेज हेल्प बाय हिम, यानी कि गरीब लोगों की उसके द्वारा हमेशा मदद की जाती है। एक वर्ब लगातार आपसे पूछी जाती है नो, ठीक है भाई। तो इसकी थर्ड फॉर्म जब भी बनाओगे आप नॉन होती है साथियों, तो इसके साथ आपको हमेशा टू का प्रयोग करना होता है, गलती से बाई का प्रयोग ना करके आए आप लोग। बात समझ रहे हैं ना। तो देखिए कैसे बनाओगे, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा आपके सामने एक, ही नोज मी वेरी वेल, वेरी वेल, ठीक है भाई। तो यहाँ देखें नोज के बाद ऑब्जेक्टिव कैसे आपका मी, तो मी के अकॉर्डिंग आप मी को बना देंगे आई में। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हेल्पिंग वर्ब लेंगे तो एम हो जाएगा, ठीक है। थर्ड फॉर्म आप लिखोगे तो नॉन हो जाएगा, नॉन। उसके बाद आपको टू का प्रयोग करना है, ठीक है, टू और ही का क्या हो जाएगा, हेम। और जो एडवर्ब है आप लिख देंगे वेरी वेल, वेरी वेल, ठीक है। आई एम नॉन टू हिम वेरी वेल, आप चाहें तो वेरी वेल को टू से पहले भी लिख सकते हैं, ठीक है भाई। अब एक वर्ब है सूट, आप लोगों ने पढ़ी होगी। इसकी सेकंड फॉर्म होती है साथियों शॉर्ट और थर्ड फॉर्म भी इसकी होती है शॉर्ट। क्या होती है, शॉर्ट। ये सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों होती हैं। तो ये क्वेश्चन लगातार आपसे पूछा जाता है। मैंने कहा द किंग, द किंग शॉट अ लॉइन, शॉट अ लॉइन।
अब द किंग की जगह पर हो सकता है वो आपको द हंटर दे दे। तो देखें ये पास्ट इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट में आपको वॉज या वर का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे अ लॉइन, ये तो आप जानते ही हैं। और लॉइन सिंगुलर है तो आप लिख देंगे वॉज। थर्ड फॉर्म आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा सॉट। आगे आप लिख देंगे बाय द किंग। बना सकते हैं, किसी को कोई समस्या तो नहीं है ना? ठीक, बहुत बढ़िया। आइए आगे देखते हैं। आगे पंचुएट करना है। पंचुएट करने का मतलब क्या है, जहां आपको कॉमाज की ज़रूरत है, कैपिटल लेटर लिखने की आवश्यकता है, वही आपको करना है। तो आप देखेंगे ये आपका एक डायरेक्ट स्पीच पर है और डायरेक्ट स्पीच आपने देखा है, देखो ये लिखा हुआ है जहाँ हमें कैपिटल लेटर की आवश्यकता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की आवश्यकता है, तो इसी प्रकार से हम लिख देंगे। तो सबसे पहले हमें सेंटेंस की शुरुआत में ही पहला लेटर कैपिटल लिखना होता है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा है, लेकिन है किस में ये? तो आप कहेंगे सर डायरेक्ट स्पीच में। तो सबसे पहले आपको लगाना होगा डबल कॉमाज। अब डबल कॉमाज को मैं यहाँ बता रहा हूँ, देखो इससे तो नहीं बन पाएगा मुझे। ये देख सकते हैं शुरू करेंगे तो आपको 66 फॉर्म में रखना है, ठीक है। और यहाँ जब बंद करेंगे तो ये 99 फॉर्म में रहेगा। ध्यान रखोगे 66 99, ऐसे ध्यान रख लेना आप। चलो तो बनाते हैं। तो सबसे पहले आप डबल कॉमाज रखेंगे, यानी कि 66 है ये। एच यहाँ कैपिटल हो जाएगा आपका हाउ। आगे आप लिख देंगे डज। आगे लिख देंगे दिस मशीन, मशीन, ठीक है भाई, वर्क। अब आप देख सकते हैं ये इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लगाना है और कॉमाज में क्या कर देंगे आप बंद। और आगे आप लिख देंगे आस्क्ड द बॉय, आस्क्ड द बॉय। और अंत में आप लगा देंगे यहाँ फुल स्टॉप। ये हो गया पंचुएट और इसके मिल जाएंगे आपको सीधे 2 अंक। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो आप पढ़े हैं, तो डायरेक्ट वाले फॉर्मूला को बहुत अच्छे से याद रखें, जनरली वहीं से पूछा जाएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर हमेशा कैपिटल लेटर आपको लिखना होता है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका डी, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू पैसेज इनटू इंग्लिश, यानी कि जो आपको पैसेज दिया है उसे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो साथ ही ये भी ध्यान रखें डिस्प्लेसमेंट के लिए आप इनटू का प्रयोग करते हैं। तो ट्रांसलेट के साथ सीडीएस में आपसे पूछा गया है किस प्रपोजिशन को लगाओगे, इनटू को। जैसे मैंने आपसे कहा मैंने अपनी जेब के अंदर अपना पेन रखा, तो ठीक है, तो ध्यान रखें आई पुट माई पेन, ठीक है, खाली जगह माई पॉकेट। तो क्या लगाओगे, लगातार पूछा गया क्वेश्चन है ये। देखो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, पेन कहाँ गया, आपकी जेब के अंदर, तो ऐसी स्थिति में आपको किसका प्रयोग करना है, इनटू का। ध्यान रखोगे। तो देखिए बहुत आसान है। प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगर है, इसमें कोई भी एक्शन नहीं है, और एक्शन नहीं है तो आपको एजेएमआर का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे प्रयागराज, ठीक है भाई, प्रयागराज। अगर एक ही साथ बनाना चाहें तो फिर आर स्मॉल हो जाएगा आपका, प्रयागराज, ठीक है भाई। है के लिए आप लिख देंगे इज, क्या है, एक प्रसिद्ध नगर, तो अ फेमस। अब चाहे तो आप नगर के लिए टाउन लिख सकते हैं या आप चाहें तो सिटी लिख सकते हैं, ठीक है भाई, दोनों आपके सही होंगे। तो प्रयागराज इज अ फेमस सिटी या टाउन, बिल्कुल सिंपल है आपका। पॉजिटिव डिग्री आपने पढ़ी होगी, जेएमआर का प्रयोग किया होगा उसी प्रकार से। इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है, इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है अर्थात कहने का मतलब है यह एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और रखता है, रखती के लिए आप पढ़े हैं हैज हैव हैड पास्ट में, ठीक है, प्रेजेंट में हैज हैव। तो आप क्या लिखोगे इट। अब इट सिंगुलर होता है, अब ये इट किसके लिए यूज किया है आपने, प्रयागराज के लिए। तो आगे आप लिख देंगे इट हैज एन इम्पोर्टेंट, एन इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट प्लेस, ठीक है भाई। तो इट हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस। अब वैसे भी आप जान रहे हैं कुंभ का मेला लगने ही वाला है, वहाँ गंगा और यमुना का संगम है। क्या है साथियों, तो आप कहोगे गंगा और यमुना का संगम। तो आप लिख देंगे देयर, क्या लिख दोगे, एक मिनट, ये भी नौटंकी करने लगा भाई। क्या लिखोगे, देयर इज अ कॉनकॉर्ड, कॉनकॉर्ड, ठीक है, ऑफ अब द गंगा रिवर्स के नेम से पहले आपको आर्टिकल दा का प्रयोग करना है, ये पूछा भी गया है, ठीक है। फेमस जो बुक्स हैं उनसे पहले भी आप आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे, जैसे द भगवत गीता, द रामचरितमानस, ठीक है, इसी प्रकार से। एंड द यमुना, और जो
प्रॉपर हैं तो इनके पहले लेटर कैपिटल लिखे जाएंगे, यमुना। और यहाँ के लिए क्या लिख देंगे, वहाँ लिखा है तो आप देयर लिख दो, क्या दिक्कत है भाई। नाउन के एग्जिस्टेंस के में देयर का ही प्रयोग करते हैं। देयर इज अ कॉनकॉर्ड या कॉन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा एंड द यमुना देयर। यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है, तो क्या लिखोगे, देयर इज द हाई कोर्ट, द हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ठीक है भाई, यहाँ भी आपके कैपिटल रहेंगे। ऐसे गोवा आपको दे देता है स्मॉल तो वो गलत है, जी कैपिटल रहेगा। ठीक है, प्रॉपर नाउन में पहला लेटर कैपिटल लिखा जाता है। और वहाँ के यहाँ के लिए क्या लिख देंगे, हियर। तो क्या होगा आपका ये, देयर इज द हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हियर। यह एक स्वच्छ और सुंदर नगर है, तो यह के लिए आप लिख देंगे इट, है के लिए आप लिख देंगे इज। क्या है, एक स्वच्छ, तो क्लीन, क्लीन। और के लिए क्या लिख देंगे आप, एंड। सुंदर के लिए क्या लिख दोगे, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। और नगर के लिए आप लिख दोगे टाउन या सिटी। ये हो गया आपका। तो आसान है, इतना ही बड़ा पूछेगा, 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। आइए सेक्शन डी की तरफ चलते हैं। लिटरेचर है और इसमें तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है शुरुआत के। पहला है, व्हाई वॉज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। यानी कि जब लेंचो ने पत्र को प्राप्त किया तो वह नाराज क्यों हो गया। और सेकंड है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन। मंडेला के विचार में एक राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है। और अगला क्वेश्चन है, सुनो, इन दोनों में से किसी एक को ही आपको अटेम्प्ट करना है, या तो इसे करेंगे या इसे, अथवा में है। 3 नंबर का रहेगा एक, और बी में से भी 2 आपको दिए जाएंगे, एक करना है। तो पहला है, डेस्क्राइब एनीज फीलिंग्स अबाउट हैविंग डायरी। यानी कि एक डायरी रखने के लिए जो एनी की फीलिंग्स हैं उन्हें डिस्क्राइब कीजिए। तो ये देख सकते हैं आप, पहला ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आसानी से आप इसका आंसर मेंशन करेंगे। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले लें, हिंदी अगर सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। लेंचो रिसीव्ड द लेटर ऑन द फॉलोइंग संडे व्हेन ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस। यानी कि जब लेंचो दफ्तर गया तो उसने अगले रविवार को उस पत्र को प्राप्त किया। लेंचो वॉज सिंगल माइंडेड एंड हिज इमेंस फेथ इन गॉड। लेंचो एकाग्र मस्तिष्क वाला था और उसका अपार विश्वास भगवान के अंदर था। इमेंस मान होता है अपार। मेड हिम थिंक, और उसी विश्वास ने उसे सोचने के लिए मजबूर किया, दैट गॉड गिव हिम द 100 पीजॉज, कि भगवान उसे 100 पीजॉज दे सकते हैं। ही हैड आस्क्ड फ्रॉम हिम, उसने भगवान से मांगा है। ऑन सीइंग दैट ही हैड ओनली रिसीव्ड 70 पीजॉज, और यह देखकर कि केवल उसे 70 प्राप्त हुए हैं, ही थॉट, उसने सोचा, दैट द एम्प्लॉय ऑफ द पोस्ट ऑफिस हैड स्टोलन द रेस्ट ऑफ द मनी। दिस मेड लेंचो एंग्री। ठीक है भाई, ये देखो, ग्रेटेस्ट वेल्थ लगातार आपसे पूछा गया है, तो क्या लिख दोगे आप, मंडेला थिंक्स दैट द ग्रेटेस्ट एंड रियल वेल्थ ऑफ अ नेशन इज इट्स पीपल। ठीक है, यानी कि मंडेला का मानना है या सोचना है कि एक राष्ट्र की सबसे महान और सबसे वास्तविक संपत्ति उसके लोग होते हैं। दे आर फाइनर, जो अधिक अच्छे हैं, एंड ट्रूअर, अधिक सच्चे हैं, देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, सबसे शुद्ध हीरों की अपेक्षा। ये एनी फ्रैंक का है, देखो लगातार पूछा गया है आपसे। तो कितने साल की बच्ची थी ये, मुझे बताओ, एनी फ्रैंक कितने साल की थी, बताओगे ज़रा। तो आप कहोगे सर 13। और यह जो डायरी इसने लिखी थी वह मूल किस भाषा में लिखी गई थी। क्या डच में लिखी गई थी, यस और नो में आंसर आप देंगे। क्या डच भाषा में लिखी गई थी, पूछा गया है इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे। और एक शॉर्ट आपसे पूछा है, वॉज लेंचो सरप्राइज्ड टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट। यानी कि पैसे के साथ जब लेंचो ने पत्र को प्राप्त किया तो क्या वह आश्चर्यचकित हो गया था। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। अब हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछा है तो नो से आप आंसर लिखेंगे, नो। ठीक है, और उसके बाद पूरा वहीं तक लिख देंगे आप, और आगे आप जोड़ देंगे इट वॉज बिकॉज, ऐसा इसलिए था क्योंकि ही हैड फुल फेथ इन गॉड, क्योंकि वह भगवान में पूर्ण रूप से विश्वास रखता था। ही न्यू, वह जानता था, दैट गॉड सॉ एवरीथिंग इवन इन वंस कॉन्साइंस,
यानी कि वह जानता था कि भगवान प्रत्येक व्यक्ति के अंतरात्मा में भी देखता है। अब लॉन्ग देख लेते हैं साथियों, 2 लॉन्ग पूछे हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं आपके। ब्रिंग आउट लेंचोज इमेंस फेथ इन गॉड, यानी कि भगवान में जो लेंचो का अपार विश्वास है इसे बाहर लाइए। और हु वॉज नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला कौन थे। वॉट आइडियल्स डिड ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन हिज इनॉग्रेशन स्पीच, और उन्होंने जो उद्घाटन वाला स्पीच था उसमें साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए कौन से आदर्शों को स्थापित किया। तो आइए देखते हैं दोनों के आंसर। ये देख सकते हैं लेंचो का जो इमेंस फेथ है, अटूट विश्वास, ये इसका आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लें आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये नेल्सन मंडेला के बारे में लगातार पूछा गया है। ऑथेंटिक चीज़ों को मैंने आपके लिए कवर किया है जिससे कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके, ठीक है भाई। उसके बाद ये 4 लाइन की पोयम लिखना आप, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 में 3 नंबर मिल जाएंगे, तो 2 शुरुआत की कोई भी पोयम अच्छे से तैयार कर लेना। सेंट्रल आइडिया, तीनों इंपॉर्टेंट हैं, तीनों के आंसर मैं आपको शो कर रहा हूँ। द ट्रीज, फॉग और फायर एंड आइस। तो ये ट्रीज का है, देख सकते हैं 2022 में ही धुआंधार आया था। और ये फॉग का है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लें। ये है फायर एंड आइस का। आइए आगे चलते हैं सप्लीमेंट्री की तरफ, और इसमें पहला ही क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हु वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर पुअर कंडीशन ऑफ द डॉग नेम्ड ट्रिकी, यानी कि ट्रिकी नामक जो कुत्ता था उसकी खराब कंडीशन के लिए, स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार था। और दूसरा क्वेश्चन है व्हाई इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क टू रॉब अनिल फॉर एन एक्सपीरियंस्ड थीप लाइक हरी सिंह, यानी कि हरी सिंह जैसे एक अनुभवी चोर के लिए अनिल को लूटना आसान कार्य क्यों नहीं था। तो आइए दोनों के आंसर देख लेते हैं। रेस्पॉन्सिबल कौन था, तो हु की जगह पर ही आप लिख देंगे मिसेस पंफ्रे, कॉमा लगाकर ट्रिकीज ऑनर, ठीक है। पूरा वही क्वेश्चन से हम लिख देंगे, पुअर कंडीशन जो भी दिया है आप क्वेश्चन से लिख देंगे, बस हु की जगह पर लिख देंगे मिसेस पंफ्रे ट्रिकीज ऑनर, बॉयज से पूरा जोड़ दें। अब कैसे थी, अगर आप चाहें तो उसका रीजन ये लिखा हुआ है। सी वॉज अ रिच लेडी एंड spent a lot of money on buying expensive food items of for Tricky. She made him eat so much that he fell ill, ठीक है भाई। और ये भी आपको कुछ नहीं करना है, भाई हटा देंगे, पहले पूरा आप लिख देंगे कहाँ तक, हरी सिंह तक, फिर बिकॉज के बाद आप जोड़ देंगे। पहले आपको क्वेश्चन से बनाना है, ठीक है। ये क्या आंसर लिखा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, भाई आप हटा देंगे, यहाँ इट से पूरा लिख देंगे कहाँ तक, हरी सिंह था। फिर आपको बिकॉज से जोड़ना है, बिकॉज अनिल वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन, ठीक है। हरी हैड एवर मेट, हैड की जगह पर आप हैव का भी, हैज का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे लिख देंगे ही वॉज रियली सिंपल एंड काइंड, हरी न्यू दैट लॉस ऑफ मनी विल नॉट अफेक्ट अनिल बट लॉस ऑफ ट्रस्ट विल मेक हिम सैड। 1 मिनट हम भाई साहब लास्ट में तो शुरू पे आएंगे एक ही बार में, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, 2 में से किसी एक को करना था, वो आप आंसर बना लेंगे। आगे देखिए, कैरेक्टर स्केच आपसे पूछा है हरी सिंह का या फिर ट्रिकी का लिख सकते हैं। तो कैरेक्टर स्केच सभी चैप्टर के आप तैयार कर लेंगे। ये हरी सिंह का है और ये है आपका ट्रिकी का। तो ये आपका पहला इंग्लिश मॉडल क्वेश्चन पेपर मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। इसके अलावा हम 12 या 13 और देखेंगे। वीडियो कैसा लगा, थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए आज तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।